नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपके एग्जाम की तैयारियां भी ठीक से चल रही होंगी। दोस्तों, जैसे कि पिछले 2 वीडियो थे जब हमने कुछ जाना था कि मानव की उत्पत्ति और विकास के बारे में, फिर उससे जो अगला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि इतिहास को पढ़ना कैसे है और कुछ चीज़ें बताई थी जो हमें इतिहास की स्टडी के दौरान काम में आएंगी। और जैसा कि कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग स्टोन एज या पाषाण काल स्टार्ट करेंगे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाषाण काल या स्टोन एज। ठीक है, देखिए पहले हमने पढ़ लिया था कि मानव बंदर से इंसान तक कैसे आया, मतलब होमो सेपियंस तक कैसे आया। इसके बाद में अब हम उसकी आगे की यात्रा समझेंगे कि पाषाण काल क्या है और मानव का इसमें कैसे विकास हुआ, कैसे समझते हैं, पाषाण काल को पाषाण काल ही क्यों कहा जाता है, इन सब के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, आप खुद सोचिए कि यदि हमें किसी चीज के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना है, उसकी नॉलेज चाहिए, तो हम क्या देखते हैं। अगर कोई घटना विशेष के बारे में हमें जानकारी चाहिए तो उसके साक्ष्य देखते हैं। तो देखिए, इतिहास हमें कैसे मालूम चलता है, हमारा साक्ष्यों से। देखिए, साक्ष्य या एविडेंस ही वही होते हैं जो हमें इतिहास के बारे में बताते हैं कि इतिहास में कब क्या कैसे हुआ होगा। साक्ष्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है लिखित, दूसरा साक्ष्य हो सकता है पुरातात्विक। तो साक्ष्य 2 प्रकार के हो सकते हैं, लिखित साक्ष्य हो सकते हैं किसी भी घटनाक्रम के इतिहास में, और पुरातात्विक साक्ष्य हो सकते हैं। तो देखिए, साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास को बांटा गया है। ये क्यों बांटा गया है? सरलता के लिए, ताकि अध्ययन में सरलता है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा है। देखिए, अगर स्टार्ट करते हैं हम, जो हमने पहले एपिसोड में पढ़ा था, मानव की उत्पत्ति से अगर स्टार्ट करें तो लगभग 2 करोड़ साल पहले से लेके आज तक में इतिहास बहुत विस्तृत है। तो उसको अध्ययन में सुविधा रहे, इसकी दृष्टि से साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को डिवाइड किया गया है, जो आज हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए, साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। हम देखते हैं, पहला है प्राक ऐतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा है ऐतिहासिक। देखिए, साक्ष्य के आधार पे 3 भागों में इतिहास को यहां पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और अंत में पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। अब इनमें क्या अंतर है, कैसे साक्ष्य मिले इनमें, इनको देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को डिवाइड किया है जिसमें हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। पुरातात्विक साक्ष्य हैं, पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हो गए? सिक्के हो गए, कोई मृतभांड हो गए, पुराने कोई कंकाल वगैरह हो गए, गुहा लेख वगैरह हो गए, या फिर गुफाओं में नक्काशी वगैरह, बहुत सी चीजें हैं जो पुरातात्विक हैं, जो खुदाई में मिलती हैं, तो वो हो जाते हैं प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल वो है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं प्लस पुरातात्विक भी मिले हैं, लेकिन यहां जो लिखित साक्ष्य हैं इनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी नदी सभ्यता जब पढ़ते हैं, वहां की लिपि मिलती है, लिपि प्राप्त हुई है, लेकिन वो अपठनीय है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो आद्य ऐतिहासिक में हमें क्या मिलते हैं? जो लिखित है किंतु पढ़ा नहीं गया है, और प्लस पुरातात्विक भी उसमें मिलते हैं। अगला आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं प्लस यहां भी पुरातात्विक मिलते हैं, लेकिन यहां की जो लिखित साक्ष्य हैं उनको हमने पढ़ लिया है, उनको डिकोड कर लिया है, उनको हम समझ गए हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो लिखित साक्ष्य में जैसे वेद पुराण आ गए, इसके बाद में कई विदेशियों के विवरण हैं, मेगस्थनीज की इंडिका हो गई या चाणक्य की अर्थशास्त्र देख लें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लिखित तत्कालीन समय का हमें वर्णन देखने को मिलता है। तो यहां आप देखिए, बहुत ही सरल तरीके से साक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, लिखित हो सकते हैं, पुरातात्विक हो सकते हैं, और साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास का यहां पर विभाजन किया गया है 3 खंडों में, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक में लिखित भी हैं, पुरातात्विक भी हैं, लेकिन लिखित अपठनीय है, अपठनीय या अपठित, पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक में लिखित भी हैं, पुरातात्विक भी हैं, और लिखित कैसे हैं? पठनीय हैं। ठीक है, अब देखिए, जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसको भी हम सरलता के लिए 2 भागों में बांट सकते हैं। किताबों में शायद आपको ना मिले, या फिर किन्हीं किताबों में मिल भी सकता है। इसको भी हम बांट सकते हैं, एक तो पाषाण काल में, दूसरा धातु युग।
देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, पाषाण काल मतलब पत्थरों का काल है, धातु युग मतलब धातु का काल है। पाषाण काल में क्या क्या आ जाएगा, हमारा नवपाषाण काल आ जाएगा, सॉरी पुरापाषाण काल आ जाएगा, मध्य पाषाण काल आ जाएगा और नवपाषाण काल आ जाएगा। और धातु युग में हमारा आ जाएगा ताम्रपाषाण युग, कांस्य युगीन सभ्यता और उसके बाद में लोह युगीन सभ्यता। उसके बारे में जब हम इन पर पहुंचेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं तो प्राग ऐतिहासिक को समझने के लिए हम दो में बांट सकते हैं, पाषाण काल और धातु युग। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है पाषाण काल। देखिए मैं चाहता तो एक ही वीडियो में लगभग 25-30 मिनट के एक वीडियो में ये प्राग ऐतिहासिक काल पूरा खत्म कर सकता हूं, जल्दी जल्दी से पाषाण काल के पूरे पार्ट्स बताकर, और ये धातु युग भी जल्दी से बताकर खत्म हो सकता है। लेकिन विस्तृत अगर आप पढ़ेंगे, देखिए इतिहास पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले वीडियो में, आपको 4 क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रखने हैं कि कब, क्यों, कहां और कैसे। तो जब मानव पाषाण काल में है तो कब है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये सब आपको जानना जरूरी है। इसलिए आज के वीडियो में सिर्फ पाषाण काल पढ़ेंगे और पाषाण काल का भी एक ही सेगमेंट लेंगे, मतलब पाषाण काल में सिर्फ हम पुरापाषाण काल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो मध्य और जो नवपाषाण काल है उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पाषाण काल को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं कि पाषाण काल में के संबंध में कुछ फैक्ट हैं कि स्टार्ट कहां से हुई, इसकी खोज कैसे हुई, हमने कैसे जाना भारत में कि ये पाषाण काल कैसे आया, कहां से आया। तो सबसे पहले देखते हैं 1842 एडी में डॉक्टर प्राइमरोज एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने कर्नाटक के रायचूर जिले में, कर्नाटक का रायचूर जिला है, वहां एक जगह है लिंगशुगुर नामक एक जगह है। यहां पर सबसे पहले इन्होंने खोज की पाषाणकालीन कुछ हथियारों की, कुछ औजार मिले। औजार क्या मिला था, पत्थर का एक छुरा और तीर के फलक आप समझते हैं जो उसका आगे का हिस्सा होता है। तो पत्थर का छुरा और तीर के फलक सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज ने खोजे। देखिए पाषाण काल से मतलब यह है कि यहां प्रधानता पत्थरों की है, इसको डिवाइड हम पत्थरों के आधार पर कर रहे हैं। पूरा जो पाषाण काल है, मतलब इसकी हम कालखंड देखते हैं तो 5 लाख से 6000 बीसी तक है ये। तो इतना लंबा जो समय है, लगभग 4-5 लाख सालों का जो समय है, उसको डिवाइड कैसे किया गया है, उसको डिवाइड किया है पत्थरों के हिसाब से। पत्थरों के जो आकार बदले हैं, उनका इस्तेमाल बदला है, उसके हिसाब से पाषाण युग चलना है। मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे कि पुरापाषाण काल में भी निम्न, मध्य और नवपाषाण है। तो वो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए जितनी गहराई में जो चीज दबी होगी वो उतनी ही पुरानी होगी, उसके ऊपर जो चीज प्राप्त होगी वो उससे नई होगी। तो इसी तरीके से उसका डिवाइडेशन किया गया है। तो देखिए यहां पर हम देख रहे थे कि 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज ने कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगशुगुर में पत्थर का छुरा और तीर के फलक खोजे। यहां सर्वप्रथम हम मानते हैं कि पाषाण काल से संबंधित औजार हमें यहां पर मिले। इसके बाद देखते हैं तो 1853 एडी में जॉन इवांस, ये जो मैं नाम लिखवा रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल और प्लस फैक्चुअल, दोनों नॉलेज आपको होनी चाहिए। फैक्ट भी हमें याद रखने हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से फैक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो जॉन इवांस महोदय थे, इन्होंने मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी में नरसिंहपुर नामक स्थान पर, कई जगह आपको यहां पर टी नरसिंहपुर भी लिखा मिल सकता है, टी नरसिंहपुर, तो वो एक ही बात है, पता नहीं टी क्यों लिखा है, आप उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। जॉन इवांस महोदय ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में, ठीक है, तो 1842 में प्राइमरोज ने सर्वप्रथम कर्नाटक रायचूर में, उसके बाद 1853 में जॉन इवांस ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पत्थर के उपकरण खोजे। मध्य प्रदेश की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम, इसको आप याद रखेंगे, नर्मदा घाटी में, नरसिंहपुर में। इसके बाद आते हैं तो 1863 में ही रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पाषाण काल से प्रश्न बनते हैं तो अक्सर इनका नाम पूछा जाता है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट एक भूवैज्ञानिक थे। देखिए यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये कोई पुरातत्ववेदी नहीं थे, भूवैज्ञानिक थे। तो कुछ कहीं खोज के दौरान इनको चेन्नई में एक जगह है, उस टाइम तत्काल मद्रास हुआ करता था, वहां एक जगह है, वहां से पास में पल्लवरम में इन्होंने
पाषाणकालीन इन्होंने उपकरण खोजे। पाषाणकालीन उपकरण क्या था? वो था हस्तकुठार। हस्तकुठार मतलब हैंड एक्स। इन्होंने हैंड एक्स की खोज की है, मतलब हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, जो अभी नॉर्मल हम जानते हैं कुल्हाड़ी, उसमें लकड़ी बेंत लगा होता है। हस्तकुठार में बेंत नहीं होता है, उसको हाथ से ही पकड़ा जाता है, मतलब बेंत का काम आपके हाथ करते हैं और ऐसे उस टाइम पे मानव उसको मार के यूज करता था। तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूसवुड भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने चेन्नई के निकट पलवरम में हस्तकुठार उन्होंने खोजा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद इन्हीं के एक साथी थे 1884 में एडी में, विलियम किंग। इन्हीं के कलीग थे विलियम किंग। इन्होंने चेन्नई के पास ही एक जगह है अतिरमपक्कम, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस जगह को आप याद रखिएगा। पाषाणकालीन बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है अतिरमपक्कम। यहां से भी इन्होंने हैंड एक्स खोजा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 1935 में एडी में डी टेरा विलियम्स। राइटिंग बोर्ड पे ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, लेकिन आप मैं जो बोलता हूं तो उसको देख के समझ लिया करिए। डी टेरा विलियम्स थे, ये भी कलीग हैं, सब एक साथ ही काम करने वाले लोग हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं। जैसे रॉबर्ट ब्रूसवुड, विलियम किंग साउथ में काम कर रहे हैं, इसके अलावा ये जो साथी हैं ये नॉर्थ में काम कर रहे हैं। तो डी टेरा विलियम्स ने पोतवार का पठार वर्तमान में पाकिस्तान में है, शिवालिक की श्रेणी और नमक की जो श्रेणी है उसके बीच में, पोतवार के पठार में इन्होंने पाषाणकालीन उपकरण खोजे। देखिए ये नाम और भी है, लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। प्राइम रोज है, जॉन इवांस है, रॉबर्ट ब्रूसवुड, विलियम किंग और डी टेरा विलियम्स। तो ये आपको इनके नाम और किसने क्या खोज की है आपको याद रखना है। एक बार लास्ट में और रिवीजन कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए अब देखते हैं हम पाषाण काल, स्टोन एज। तो पाषाण काल को मैंने बताया था आपको विभिन्न भागों में इसको बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण, पुरापाषाण काल। दूसरा हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। तीसरा हम देखते हैं नवपाषाण। तो देखिए यहां पर पूरा ये पाषाण काल जो है 5 लाख से 6000 BC तक चलता है। अब इसमें देखिए क्योंकि बहुत बड़ा कालखंड है, 5 लाख से 6000 के बीच में बहुत समय है, इसलिए इसको अध्ययन के लिए 3 भागों में बांट दिया गया है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। अब देखिए अब हम आगे इसमें अंतर समझेंगे कि पुरापाषाण काल में मानव कैसा था, क्या करता था, उसकी जीवन शैली क्या थी, हथियार कौन से उसके पास थे और वो हथियार हमें कहां कहां भी प्राप्त हुए हैं भारत में। और इसी मानदंडों पर हम मध्यपाषाण को भी देखेंगे और नवपाषाण को भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पुरापाषाण काल को। पुरापाषाण काल की अवधि है 5 लाख से 10,000 BC तक। यह पुरापाषाण की अवधि है। इसके बाद में 10,000 से 8,000 तक 8,000 BC तक हम पढ़ते हैं मध्यपाषाण काल। इसके बाद में 8,000 से या फिर 10,000 से ही हम 6,000 तक देखते हैं नवपाषाण काल। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये टाइम ओवरलैप कर रहा है, 10,000 से ये मध्यपाषाण भी है, 10,000 से नवपाषाण भी है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मध्यपाषाण नवपाषाण एक मतलब मध्यपाषाण एक संक्रमण काल है, मतलब ट्रांजिशन फेज है, इंसान बदल रहा है उस टाइम पे। पुरापाषाण के बाद से जब इंसान बदलना स्टार्ट हुआ तो हम उसको बोलते हैं मध्यपाषाण को, और वो बदल गया तब हम पहुंच जाते हैं नवपाषाण में। तो ये एक बीच का फेज है, इसलिए यहाँ आपको टाइम ओवरलैप दिखेगा कि यहाँ भी 10,000 है, यहाँ भी 10,000 है। मतलब कहीं भारत के किन्हीं हिस्सों में इंसान ने नई चीजों को अपना लिया है, कहीं अपना रहा है। तो इस तरीके से एक ट्रांजिशन फेज है, इसलिए यहाँ टाइम ओवरलैप है। आप संक्रमण काल भी कहते हैं इसको, मध्यपाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं। तो आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। संक्रमण काल। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आज हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। ये मध्यपाषाण, नवपाषाण, इसको अगले वीडियो में एक अलग अलग वीडियो में करेंगे क्योंकि एक साथ इतना कर पाना संभव है नहीं, बहुत बड़ा कालखंड है। इसलिए आज हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
हम स्टार्ट करते हैं पुरा पाषाण काल, जिसको हमने बांटा हुआ है। इसकी अवधि है, कालखंड है 5 लाख से 10,000 BC तक में। अब देखिए, पुरा पाषाण काल के भी मैंने बताया था कि जितनी गहराई में पत्थर निकला है उसके हिसाब से डिवाइड कर दीजिए, जो सबसे गहरा होगा वो सबसे पहले दबा होगा। तो ऐसे हम इसको बांटते हैं निम्न पुरा पाषाण में, लोअर पैलेलिथिक एज, निम्न पुरा पाषाण में, इसके बाद में मध्य पुरा पाषाण में, इसके बाद में नव पुरा पाषाण में। तो आप समझ रहे होंगे पुरा पाषाण चल रहा है। पुरा पाषाण किसका भाग है? पाषाण काल का भाग है। पाषाण काल के 3 पार्ट हमने देखे थे, कौन कौन से थे? पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब हम पुरा पाषाण काल पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल। अब देखिए, इनको मैंने बताया कैसे पढ़ेंगे कि निम्न पुरा पाषाण काल में क्या इसकी अवधि रही है, कौन से हथियार प्रचलित रहे हैं उस टाइम पे, मानव कैसे जीवन जीता था। देखिए, हमने जब पढ़ा था रामापिथेकस से लेके होमोसेपियंस तक में, तो उस टाइम पे मानव कैसा है, उसका मस्तिष्क का सतत विकास हो रहा है धीरे धीरे और नई नई चीजें वो अपना रहा है, लेकिन उसका अभी भी सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? आप अंदाजा लगाइए कि उस समय मानव का, जैसे आप आज के समय देखें सॉरी आज के समय देखें तो आपका उद्देश्य क्या है कि अच्छी जॉब मिल जाए, गाड़ी बंगला, अच्छी लड़की की शादी हो जाए, यही होगा और क्या, इसीलिए पढ़ रहे हैं। लेकिन उस समय मानव का एकमात्र उद्देश्य था जिंदा रहना, जीवित रहना, जिंदा रहना है बस कैसे भी। इसलिए क्या करते था उस समय का मानव, जिंदा रहने के लिए या फिर पहाड़ी क्षेत्र चुनता था, क्योंकि पहाड़ से क्या है कि एक तो वो उसको रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाएगी और ऊंचाई पर रहेगा तो उसको नीचे से जो उसके दुश्मन है या फिर जो खतरे हैं उनको वो भांप सकता है, प्लस उसको पहाड़ पे पत्थर भी मिल सकते हैं तो उन पत्थरों को वो यूज कर सकता है हथियार बनाने में। या इसके अलावा वो रहता था नदी के जो कगार क्षेत्र होते हैं, कगार क्षेत्र जो होते हैं नदी घाटी के आसपास की जो कटी फटी चट्टाने वगैरह नदियां काट देती हैं जिनको, वहां भी गुफाएं वगैरह बन जाती हैं, पत्थर वहां भी रहता है और पानी भी, वहां नदी का पानी भी मिलता रहता है जो जीने के लिए आवश्यक है। तो जीने का मानव का सर्वोपरि उद्देश्य था जिंदा रहना कैसे भी। तो इसलिए मानव क्या करता था, पहाड़ पर और नदियों की कगार पर अपना निवास बनाता था। तो निम्न पुरा पाषाण काल की हम देखते हैं अवधि सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, 5 लाख से 50,000 BC, 5 लाख से 50,000 BC इस समय का निम्न पुरा पाषाण का मानव है। इस समय कोर संस्कृति प्रचलित है। अब ये कोर संस्कृति क्या है आगे आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। बात करते हैं मध्य पाषाण से, तो मध्य पाषाण है 50,000 से 40,000 BC, ये समय है इसका 10,000 का। आगे चलते हैं तो 40 से 10,000 BC, ये नव पुरा पाषाण का। यहां कोर संस्कृति है निम्न पुरा पाषाण में। मध्य पुरा पाषाण के आते आते ये हो गई है फलक संस्कृति। नव पाषाण में हमें देखने को मिलती है ब्लेड संस्कृति। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी क्या संस्कृति, कभी सुनी नहीं पहले। देखिए, मैंने पहले ही कहा था पाषाण युग आप पढ़ेंगे तो हर चीज पत्थर से संबंधित ही है, मानव का कोई लेना देना नहीं है। जो पाषाण हमें मिले हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उससे ही संबंधित है, इसलिए तो नाम रखा गया है पाषाण युग, है ना, नहीं तो आदि मानव युग नहीं रख देते। इसके अलावा हम देखते हैं निम्न पुरा पाषाण युग में हमें जो औजार देखने को मिलते हैं मानव के, वो मिलता है चॉपर, चॉपिंग और क्लीवर। मध्य पाषाण काल में हमें देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, ब्यूरिन, ब्यूरिन उसको तक्षिणी कहते हैं, तक्षिणी। उसके बाद स्क्रैपर मतलब खुरचिनी और बेदनी, बेदनी इसको कहते हैं पॉइंट।
ये हथियार देखने को मिलते हैं हमें मध्य पाषाण युग में, और दक्षिणी, खुरचनी, बेदनी यही हमें देखने को मिलते हैं नवपाषाण युग, नवपुरा पाषाण में भी। तो देखिए कालखंड कैसे विभक्त हो गया, 5 लाख से 50,000 बीसी है निम्नपुरा पाषाण, मध्यपुरा पाषाण है 50,000 से 40,000, और नवपुरा पाषाण है 40,000 से लेकर 10,000 तक में। अब यहाँ कोर संस्कृति क्या है, चापर, चॉपिंग, क्लीवर क्या है, ये समझते हैं। देखिए अब फर्ज कीजिए कि आपको किसी जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए, ठीक है, आपके सामने कोई खूंखार जानवर या किसी तरह खतरा आ जाए, आपके पास कुछ भी नहीं है, सबसे पहला आपके मन में क्या आएगा विचार अपने आप को बचाने के लिए, क्या हथियार ढूंढेंगे आप? आजू बाजू में पड़ा हुआ कोई पत्थर है ना, तो पत्थर का ही पूरा खेल है, आप पत्थर को समझ जाइए, पाषाण युग क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक ये नदी बह रही है, ठीक है, नदी में विभिन्न तरीके के पत्थर रहते हैं, छोटे बड़े तरीके के पत्थर बह रहे हैं नदी में, और ये पत्थर नदी में बहते बहते दूसरे पत्थरों से टकराते हैं। दूसरे पत्थरों से टकराने के बाद में नदी के कोने किनारे से टकराते हुए एक समय पे आके ये पत्थर गोल हो जाता है। ये पत्थर एक समय पे आके गोल हो जाता है। इस गोल पत्थर को कहते हैं पेबुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीएससी में एक बार पूछा गया था कि पेबुल संस्कृति किससे संबंधित है, तो उत्तर है इसका निम्नपुरा पाषाण काल से। ये जो गोल पत्थर नदी में बह रहा है इसको पेबुल कहते हैं, ठीक से लिख देता हूं, पेबुल। अब जो मिल रहा है उसका नाम पे संस्कृति चला दी, तो पेबुल इसको कहते हैं। अब इसी पत्थर को, जैसे ये मान लीजिए पत्थर है, इसको मैंने जमीन पे पटक के तोड़ दिया, ये टूटता कैसे है, जो इसके कोने कोने के जो भाग हैं ये अलग टूट जाते हैं और बीच का भाग अलग बचता है। तो ये जो कोने के भाग इसके टूट गए, अभी टूट के कैसे गिरेंगे, शार्प होंगे, ये शार्प मतलब नुकीले होंगे, ये कहलाते हैं फलक। और जो अंदर का ये जो भाग बचा है, जो मोटा भाग बचा हुआ अंदर का, उसको कहते हैं कोर। तो ये जो कोर है, पेबुल के टूटने के बाद में जो अंदर का भाग बचता है कोर, यही कोर है कोर संस्कृति। क्यों? क्योंकि मानव उस समय कोर का इस्तेमाल करता था अपने हथियारों में। अब वो क्यों करता था, देखिए जब ये निम्नपुरा पाषाण मध्यपुरा पाषाण काल चल रहा है, इस टाइम पे हिमयुग आ गया है, आइस एज आ गई है, मतलब मौसम, ग्लोबल टेम्परेचर बहुत कम हो गया, मौसम ठंडा है, तो जो जानवर हैं अपेक्षाकृत वो बड़े हैं, छोटे जानवर कर नहीं पाए सर्वाइव, मर गए, खत्म हो गए। तो बड़े जानवर हैं उनको मारने के लिए और हथियार भी बड़ा चाहिए रहेगा, इसलिए बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे जिनको ऊपर से फेंक दे पहाड़ों से किसी जानवर के ऊपर, वो मर जाए। इस तरीके से कोर जो होता था, कोर का इस्तेमाल होता था, इसलिए कोर संस्कृति कहा गया है निम्नपुरा पाषाण युग के हथियारों के लिए। अब ये समझते हैं चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर क्या होते हैं। देखिए चॉपर, चॉपिंग और क्लीवर ये सब हथियारों के नाम हैं। चॉपर मान लीजिए इस टाइप का हथियार जिसमें एक तरफ धार होती थी, यहां पकड़ने के लिए होता था, ठीक है। चॉपिंग कैसा होता था, चॉपिंग ऐसा होता था चॉपर जैसा ही, लेकिन इसमें दोनों तरफ धार होती थी, मतलब एक बड़ा पत्थर है उसको दोनों साइड से उसको शार्प कर लिया है, तो वो हो गया चॉपिंग। बड़े क्यों हैं, क्योंकि बड़े जानवर मारने हैं, अभी छोटे जानवरों को नहीं मार रहे हैं क्योंकि छोटे जानवर है ही नहीं, हिमयुग में खत्म हो गए, ठीक है। और ये क्लीवर होता था, जैसे वर्तमान में समझते हैं ना आरी, आरी की जो धार होती है, जो शार्पनेस होती है उसकी, वहां पे ऐसी ऐसी डिजाइन बनी होती है ज्यादा सटीक काटने के लिए, तो उसी को अगर बड़ा कर दें पत्थर के रूप में तो वो होता है क्लीवर। तो ये हथियार थे चॉपर, चॉपिंग और क्लीवर, जिनका इस्तेमाल करता था कौन, निम्नपुरा पाषाण के समय का मानव। यहां कोर संस्कृति ऑब्लिक पेबुल संस्कृति भी कहते हैं इसे। ये सब इंपॉर्टेंट है, सब ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर होने चाहिए कि पुरा पाषाण काल का जो पुरा पाषाण काल था, वहां मानव कैसे रह रहा है, कौन से हथियार यूज कर रहा है, उसके अलावा कौन कौन हथियार कैसे दिखते हैं, क्या संस्कृति है, ठीक है। अभी ये तो हो गए उसके हथियार। अब यहां पर निम्नपुरा पाषाण में हैंडेक्स भी मिलता है। हैंडेक्स मैंने बताया था 1863, रॉबर्ट ब्रूसफुट, पलवरम, चेन्नई के पास में। तो ये जो है चॉपर, चॉपिंग और क्लीवर वगैरह, ये तो मिले हैं नॉर्थ से।
साउथ से भी मिली है, साउथ से हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी, जिसकी डिजाइन अगर माने कुछ तो ऐसी हो सकती है। उस समय का वो औजार ऐसा हुआ होगा, जो यहाँ उसकी पकड़, ये हो गया पकड़ने का भाग और ये उसकी नोक हो गई जहां से मार सकता था वो। तो ये हो गया हैंड एक्स। तो देखिए निम्न पुरा पाषाण काल एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि लग रहा है मुझे वीडियो लंबा हो रहा है। 5 लाख से 50,000 तक की इसकी समय अवधि थी। कोर संस्कृति या पेबुल संस्कृति चलन में थी। कोर संस्कृति क्या होती है, पेबुल क्या होता है, नदी में वो पत्थर जो बहते बहते गोल आकार का हो गया है, उसको तोड़ने पर जो उसकी बीच का भाग बचता है बड़ा, उसे कोर कहते हैं, और जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं वो फलक रहते हैं। आगे पढ़ेंगे फलक संस्कृति में। चापर, चॉपिंग, क्लीवर ये हथियार होते थे। चापर ऐसा होता था, एक तरफ से धार, चॉपिंग की दोनों तरफ धार। क्लीवर जो खरोचने के खाल उतारने, पेड़ की छाल उतारने का काम आता था, उसे क्लीवर कहते हैं। उसके बाद साउथ में मिला था हैंड एक्स, हस्त कुठार। अब जल्दी से देख लेते हैं इनके स्थान कि ये कहाँ कहाँ मिले, सबसे इंपॉर्टेंट इनमें स्थान होते हैं। तो सबसे पहले स्थल देखते हैं पोतवार का पठार। पोतवार का पठार बताया मैंने, वर्तमान में पाकिस्तान में है, शिवालिक और नमक की श्रेणियों के बीच में। इसके अलावा वहीं उत्तर में ही देखते हैं तो लिद्दर नदी है, कश्मीर में ही लिद्दर नदी। वर्तमान में देखते हैं तो पहलगाम लगता है, पहलगाम क्षेत्र है, पहलगाम जहाँ से अमरनाथ यात्रा जाते हैं, तो पहलगाम क्षेत्र यहाँ भी पुरापाषाण टाइम के मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान में डीडवाना, राजस्थान के डीडवाना में मिले हैं। उसके बाद देखते हैं तो महाराष्ट्र में नेवासा में, महाराष्ट्र का नेवासा। ये सब नाम आप नोट करते चलिए, वीडियो देख रहे हैं कॉपी में आप लिख लीजिए। निम्न पूर्वपाषाण के स्थल महाराष्ट्र का नेवासा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, यहां पर भी निम्न पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी, बेलन एक नदी है, टोंस नदी की सहायक नदी है, इलाहाबाद के निकट बहती है, उसकी घाटी में मिलते हैं। देखिए इसके अलावा कश्मीर का एक क्षेत्र है चौंधरा, इसको भी आप नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। चौंधरा में उत्तर और दक्षिण, इसे उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थल कहा जाता है चौंधरा को, क्योंकि देखिए जो उत्तर में चल रहे थे ना चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर वगैरह, और जो साउथ में क्या चल रहा था हैंड एक्स, ये दोनों मिले हैं कश्मीर के चौंधरा नामक स्थान पे। तो ये चौंथरा या चौतरा भी आपको कई जगह मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। इसको आप याद कर लीजिए कि ये स्थल है चौतरा, जिसे उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थल कहा जाता है, जहां पे ये चॉपर चॉपी भी मिला है, हैंड एक्स भी मिला है। तो देखिए निम्न पुरापाषाण काल क्लियर हो जाना चाहिए आपका अभी तक मेरे हिसाब से। तो जल्दी से एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। अवधि है 5 लाख से 50,000 बीसी। कोर संस्कृति या पेबुल संस्कृति चलन में थी। हथियार थे चॉपर, चॉपिंग और क्लीवर। मानव कैसा था, अभी भी घुमक्कड़, खाना बदोश, आंखें टक है, ठीक है। स्थल है पोतवार का पठार, लिद्दर नदी, पहलगाम, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा और उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी। यहां एक बात और है कि इस समय पे मनुष्य को आग का ज्ञान हो गया था, क्योंकि देखिए हिमयुग शुरू हो रहा है, उससे पहले जब उसने कभी देखा होगा जंगल में कहीं आग लगी हुई, आग का ज्ञान था, लेकिन आग का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है अभी वो। अब आग का इस्तेमाल वो जब जहां करेगा तो अपन उसको वहां देखेंगे। तो निम्न पुरापाषाण काल आपका खत्म होता है। आगे चलते हैं, अभी 50,000 से आगे चलते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है मनुष्य, तो इसके आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ऐसा करता हूं तो अंदर समझ में आ जाए। अब हम पहुंचते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। कब? 50,000 बीसी से लेकर 40,000 बीसी, 10,000 साल का कालखंड है। यहां पर क्या है, फलक संस्कृति चलन में है। मानव का थोड़ा विकास हुआ अभी भी, हालांकि हिमयुग चल रहा है। फलक संस्कृति, फलक मतलब जो बताया ना मैंने, पत्थर होता है, तोड़ने के बाद में अंदर का भाग इसका कोर कहलाता है, और ये बाहर के जो टुकड़े बचते हैं इनको फलक कहते हैं। फलक संस्कृति चलन में है। नुकीले ज्यादा शार्प हथियार अब बना रहा है। जब उसको समझ में आ गया इंसान को इतने साल यहाँ पे जब उसने काम किया, कहीं ऊपर से फेंक के मार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो बोले ऐसे हथियार या डिजाइन किए जाएं, ऐसे हथियार मारो कि जिसको हम आसानी से, अगर सामने से पीछे से फेंक के मारे तो जानवर मर जाए। तब उसने सोचा कि यार जो अपना फलक जो टूटता है इसमें से, पत्थर में से, ये तो वेस्ट हो रहा पूरा,
है ना। तो अब इस वेस्ट का तो कम से कम उपयोग कर लें। इस वेस्ट का उपयोग उसने फलक के रूप में किया, फलक से हथियार बनाए। फलक से क्या हथियार बनाए? तक्षिणी, खुरचिनी, बेदनी। तक्षिणी को कहते हैं ब्यूरिन, खुरचिनी हो गया आपका स्क्रैपर, और बेदनी हो गया पॉइंट। देखिए तक्षिणी कैसी हुआ करती थी, जैसे मान लें वर्तमान में छेनी, छेनी आपने देखी है, पेचकस, पेचकस का जो आखिरी का जो भाग होता है, पॉइंट होता है जो पेचकस का, या छेनी नक्काशी करने के हिसाब से, वो होता है तक्षिणी या ब्यूरिन कहते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ शार्प उसका नीचे से भाग होता है, ऊपर से पकड़ने के लिए यहां पर रहता है। ये हो गया आपका ब्यूरिन। खुरचनी हो गई आपकी स्क्रैपर, ऐसी ऐसी जिसमें धारियां बनी रहती हैं, किसी चीज को खुरचने के लिए काम आती थी, खुरचनी हो गई। भेदनी, बेदनी या भेदनी कहते हैं, पॉइंट हो गया जो जिसको सूजा, जैसे सूजे होते हैं ना उस टाइप में समझ सकते हैं, नुकीले, आगे पॉइंट होते हैं, तो वो हो गया आपका बेदनी। मध्य पूरा पाषाण काल में हम क्या याद रख सकते हैं? इसका कालखंड याद रख सकते हैं, कौन सी संस्कृति चलन में थी, तक्षिणी, खुरचिनी, बेदनी जो हथियार थे, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ब्यूरेन या तक्षिणी किस काल से संबंधित है, तो आपको वहां ध्यान होना चाहिए मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। इस समय एक चीज रह गई, इस समय जब निम्नपुरा पाषाण काल में जो ये हथियार बन रहे थे वो कौन से पत्थर के बन रहे थे? तो वो बन रहे थे क्वार्टजाइट के। एक ही पत्थर था क्वार्टजाइट, उसी के बन रहे थे। आगे जाते हैं, इसमें हम देखेंगे मध्यपुरा पाषाण काल में, तो इसमें पत्थर और बढ़ गए और कुछ नए पत्थरों का इस्तेमाल करने लग गया मनुष्य, जैसे कि चर्ट, जेस्पर, फ्लिंट। फ्लिंट मतलब वो चकमक पत्थर होता है ना, चमकीला, फ्लिंट, और क्वार्टजाइट तो चल ही रहा था। तो इन पत्थरों का उपयोग करके ये औजार बना रहा है, ब्यूरिन, स्क्रैपर और पॉइंट। ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत सरल चीजें हैं, कॉन्सेप्ट आप बस दिमाग में क्लियर रखिए कि एक कहानी बनाइए कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है, अगर मोटे हथियार बना रहा है तो क्यों बना रहा है, अगर छोटे हथियार बना रहा है तो क्यों बना रहा है। आगे देखते हैं, इसके कुछ स्थान देखते हैं। मध्य पाषाण कालीन कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे नेवासा, महाराष्ट्र में, नेवासा महाराष्ट्र में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य पुरा पाषाण काल के लिए नेवासा। इसको कहते हैं प्रारूप स्थल। नेवासा को प्रारूप स्थल कहा जाता है, ये आईएमपी है। मध्य पुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है नेवासा महाराष्ट्र को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो चीजें मिली हैं मध्य पुरा पाषाण काल से संबंधित वो महाराष्ट्र के नेवासा में ही मिली हैं। इसके अलावा एमपी का हथनौरा, ये भी आपने कई किताबों में पढ़ा होगा। एमपी का हथनौरा है, यहां पर से नरकंकाल मिला था, मानव की खोपड़ी मिली थी, मानव की खोपड़ी सर्वप्रथम मिली है हथनौरा से। तो मध्य पुरा पाषाण काल से आपको दो स्थल याद रखने हैं, नेवासा, नेवासा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप स्थल कहा जाता है, प्रवरा नदी के किनारे है महाराष्ट्र में। कभी कोई पूछ ले, ना भी पूछे तो बता देना अपने मन से ही, प्रवरा नदी के किनारे है। एमपी का हथनौरा, इसके अलावा एक चिरकी जगह भी है महाराष्ट्र में, अगर याद रखना तो आप रख सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो देखिए मध्यपुरा पाषाण काल कब है? 50,000 से 40,000 बीसी। फलक संस्कृति चलन में थी, फलक मतलब जो शार्प वाले भाग बता दिया है। कौन कौन से हथियार बना रहा था मनुष्य? तक्षिणी, खुरचिनी, वेदिनी। स्थल है नेवासा और एमपी का हथनौरा। अब बढ़ते हैं, देखिए अब यहां से क्या होता है, मध्यपुरा पाषाण काल के बाद से अब हिमयुग खत्म होना शुरू हो रहा है। अब धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हो रही है। जो अपन आगे जाएंगे इसका मध्य पाषाण पढ़ेंगे, तब तक हिमयुग खत्म हो चुका होगा। पूरा निम्न पुरा पाषाण में हिमयुग अच्छा खासा है, बहुत ठंडक है, मध्य पुरा पाषाण में भी है, लेकिन अब इसके बाद से हिमयुग खत्म होना शुरू हो रहा है। तो हम पहुंच रहे हैं नवपुरा पाषाण काल में, जिसकी कालखंड है 40,000 से 10,000 बीसी। आपको याद होगा पहले वीडियो में हमने पढ़ा था होमोसेपियंस पे, जब हम पहुंचे थे आधुनिक मानव पे, तो हमने पढ़ा था उसमें 30,000 बीसी, 30,000 बीसी पे जन्म होता है, उदय होता है होमोसेपियंस का, आधुनिक मानव का। तब क्या चल रहा था? नवपुरा पाषाण काल, या फिर इसको
उच्च पुरा पाषाण काल भी कहते हैं, निम्न, मध्य और उच्च, नव भी कहते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कई किताबों में आपको नव मिल जाएगा, कई किताबों में आपको उच्च पुरा पाषाण काल मिल जाएगा। तो उच्च पुरा पाषाण काल पे पहुंचते हैं 40,000 से 10,000 BC, और 30,000 के आसपास में आधुनिक मानव का जन्म हो चुका है। आधुनिक मानव मतलब होमो सेपियंस, मतलब इनकी अपेक्षा उसके मस्तिष्क का वजन ज्यादा है, मस्तिष्क उसका बड़ा है। अब देखिए दिमाग बढ़ गया तो क्या कुछ ना कुछ नए काम तो करेगा, है ना। देखते हैं क्या काम करता है। सबसे पहले तो उसने ब्लेड संस्कृति अपनाई। ब्लेड संस्कृति उसने फलक से ही, और जो ये चर्ट, जस्पर वगैरह जो पत्थर है उनसे ही उसने ब्लेड का इस्तेमाल करना शुरू किया। ब्लेड मतलब जैसी ब्लेड होती है ना आधुनिक, वैसा ही एक हथियार है जो दोनों कोनों से शार्प है। तो मानव ने ब्लेड का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया कब, यहां से ऐसे कर देते हैं, ब्लेड संस्कृति स्टार्ट कर दी मानव ने कब, उच्च पुरा पाषाण काल में। हथियार क्या यूज कर रहा है, हथियार औजार भी अभी यही यूज कर रहा है। कौन कौन सा, तक्षिणी, खुरचिनी और वेदनी, अभी भी यूज यही को कर रहा है, ठीक है। लेकिन ब्लेड भी साथ में यूज कर रहा है, ब्लेड का उपयोग ज्यादा कर रहा है। ये तो चल ही रहे हैं इनके, क्योंकि अपने अपने सबके विभिन्न काम हैं, तो वो भी चल रहे हैं। अब यहां देखिए क्या हो गया है कि हिमयुग भी अंत हो गया, हिमयुग खत्म हो गया है। अब मानव का भी मस्तिष्क का विकास हो गया है, तो अब उसको नई चीजें सूझेंगी कि यार अब मैं खाली बैठा हूं, मेरा काम क्या है, मारना, शिकार करना, खाना खाना और सो जाना। अब खाली बैठा हूं तो कुछ तो नया करूं। तो नया क्या किया इंसान ने, नए उसने दो चीज की। एक तो किया उसने चित्रकारी, दूसरा नक्काशी। चित्रकारी आप समझते हैं, लाल और हरे रंग का उसने उपयोग किया। जब जहां बैठा है, बैठे बैठे बोर हो रहा है गुफा में, बाहर बारिश हो रही है या फिर रात हो गई, जानवर है, क्या करे, तो कैसे तो भी रंग बना के उसने गुफाओं में स्टार्ट कर दिया चित्र बनाना। जिसका उदाहरण हम देखते हैं भीमबेटका की गुफाओं से। तो उसने जो करता है, दिन भर क्या करता है, शिकारी तो करता है, तो आपको चित्र में भी क्या मिलेगा कि बहुत सारे लोग एक सुअर को, हिरण को, किसी को मार रहे हैं वहां पर। तो वो उसने चित्रकारी स्टार्ट कर दी टाइम पास के लिए। दूसरा नक्काशी कर दी। नक्काशी मतलब चट्टानों को नक्काशना, खोद कर। अच्छा, नक्काशी के लिए सबसे अच्छा औजार कौन सा उसके पास में, बताइए। अभी मैंने बताया था, यह है तक्षिणी, ब्यूरेन। मैंने बताया था ना, तो छेनी या पेचकस जिसको मान सकते हैं, उस आकार का होता था तक्षिणी। अब यहां देखिए ब्लेड संस्कृति में क्या है, थोड़ा उसने हथियारों का साइज भी कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि अब उसको छोटे छोटे जानवर थोड़े दिखने लग गए हैं उनको, अब वो छोटे हथियारों से भी उनको फेंक कर मार सकता है। खैर आगे देखते हैं। तो चित्रकारी और नक्काशी उसने स्टार्ट कर दी है। चित्रकारी हमें सबसे कहां देखने को मिलती है, एमपी का जो भीमबेटका है, भीमबेटका, वहां हमें गुफाओं में चित्रकारी देखने को मिलती है। भीमबेटका किस जिले में है, रायसेन। किताबों में अक्सर ऐसा लिखा रहता है कि भोपाल के पास भीमबेटका, तो भोपाल के पास जरूर है क्योंकि भोपाल राजधानी, इसलिए भोपाल का रेफरेंस देते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट रायसेन लगती है। एग्जाम में अगर रायसेन आए तो भोपाल करके ना आ जाना, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देखी चित्रकारी कहां मिलती है, भीमबेटका में। नक्काशी हमें मिलती है बेलन नदी घाटी, याद है ना, इलाहाबाद के बाद बताया था अभी। बेलन नदी घाटी में एक लोहंदा नाला है, लोहंदा नाला, वहां पर हमें नक्काशी देखने को मिलती है। नक्काशी में क्या देखने को मिलता है, जो हड्डी होती है, अस्थि, हड्डी को नक्काश करके एक मातृ देवी का एक मूर्ति प्राप्त होती है, लोहंदा नाला, बेलन नदी घाटी में, यूपी, इलाहाबाद के पास में, है ना। तो इसको ऐसे लिख देता हूं, अस्थि निर्मित देवी की मूर्ति। तो होमोसेपियंस आ गया है भैया उच्च पुरा पाषाण में, और क्या कर रहा है वहां पर, चित्रकारी और नक्काशी सीख गया है। एमपी का भीमबेटका जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और बेलन नदी घाटी में लोहंदा नाला, जहां पर हड्डी की एक देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। तो इसी के साथ हमारा पुरा पाषाण काल खत्म होता है। पुरा पाषाण काल मतलब पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल था,
ना। उसके बाद हम देखते पुरापाषाण काल पे पहला सेगमेंट पढ़ने के लिए आए थे। तो पुरापाषाण काल को भी हमने, क्योंकि कालखंड बहुत बड़ा है 5 लाख से लेके 10,000 BC तक, तो इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण या नव पुरापाषाण भी कह सकते हैं उसको। हमने निम्न पुरापाषाण में देखा था किस कालखंड में मानव जी रहा था, मानव की जीवन शैली क्या थी, कोर संस्कृति थी, पत्थरों पे आधारित था। पेबुल संस्कृति, पेबुल क्या होता है, कोर क्या होता है बता दिया है। चॉपर, चॉपिंग और क्लीवर इस्तेमाल करता था हथियार के तौर पे। क्वार्टजाइट के हथियार बने होते थे। कहाँ कहाँ मिले हैं, तो लिद्दर नदी घाटी, पोतवार का पठार, नेवासा, बेलन नदी घाटी, वो सब लिखवा दिया था मैंने। इसके बाद हम आते हैं अगले युग में, मध्य पुरापाषाण में 50,000 से 40,000 BC संस्कृति क्या चलन में थी, फलक संस्कृति। फलक क्या होता है बता चुका हूं मैं। फलक से क्या हथियार बनाता था, दक्षिणी, खुरचिनी और बेदनी। हथियार कैसे होते थे वो बता दिए। स्थल है नेवासा, जो कि प्रारूप स्थल कहा जाता है, नेवासा महाराष्ट्र में। प्रारूप स्थल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पाषाणकालीन साक्ष्य, मध्य पुरापाषाणकालीन साक्ष्य हमें नेवासा में मिलते हैं। इसके बाद MP का हथनोरा है, चिरकी है। अब हम पहुंच जाते हैं उच्च पुरापाषाण में 40,000 से 10,000 BC तक में, जहां 30,000 के आसपास में होमोसेपियंस का उदय होता है, आधुनिक मानव का। इस समय ब्लेड संस्कृति चल रही है, ब्लेड के हथियार ज्यादा बन रहे हैं और हथियार ये भी चलन में है, दक्षिणी, खुरचिनी, बेदनी। अब मनुष्य होमोसेपियंस बन गया है, समझदार हो गया है, तो क्या करने लग गया है, चित्रकारी और नक्काशी करने लग गया है। चित्रकारी कहाँ मिलती है हमें, भीमबेटका में देखने को मिलती है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका है। और बेलन नदी, लोहंदा नाला में हमें अस्थि की एक मूर्ति मिलती है, जो कि नक्काशी का साक्ष्य है। तो इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है पुरापाषाण। अब हम आगे देखेंगे पाषाण युग में ही मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद बढ़ेंगे नवपाषाण काल, जिसे क्रांति भी कहा जाता है, क्रांति काल, क्योंकि उस समय ही ज्यादा क्रांति हुई है। तो यहां तक मैंने तो कोशिश की है कि, क्योंकि देखिए अगर विस्तार से बताऊं कम से कम 1.5-2 घंटे का वीडियो है पूरा ये, क्योंकि मैंने कोशिश की है जल्दी बता दूं और जितनी ज्यादा बार रिपीट कर दूं ताकि आपको याद रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन आप है जो पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी दे देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।